क्लास 10 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत छोटे से कंसेप्ट जिसे आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यही कंसेप्ट आपके 11th स्टैंडर्ड का बेस बनेंगे। इसलिए हम ये दो जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी क्या? जैसे कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, अ मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कि क्या, एक बॉडी अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ ही मूव कर रही है या रोटेट हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी रहेगी वो सर्कुलर मोशन में रहेगी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पे कार है एक सर्कल में रोटेट कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस कार इज इन अ सर्कुलर मोशन। तो कभी आपने सोचा है कि अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन में रहना पड़ेगा तो सर्कुलर मोशन में रहने के लिए जो फोर्स नेसेसरी है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या? द फोर्स acts on any object moving along a circle and it is directed toward the center of a circle. This is called centripetal force. यानी कि क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है और वो जो फोर्स है जो सेंटर के टुवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब जो कि एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिमूव करा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा। इसलिए सर्कुलर मोशन कैरिड आउट करने के लिए हमें सबसे जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री यानी सेंटर एंड पिटल यानी सीकिंग, सो दिस विल बी अ सेंटर सीकिंग फोर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फोर्स है जो कि एक पिंक कलर में मैंने डिनोट करा है, वो एक टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर ये फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स नहीं रहेगा, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक काम करते हो, आप एक स्ट्रिंग लेते हो, स्ट्रिंग को अगर आप पत्थर नॉट करते हो और उस पत्थर को आप एक वर्टिकली होल करते हो, तो आप देख रहे होंगे आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपने जो रिस्ट रहेगी उससे अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने अपने रिस्ट से फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो जो पत्थर रहेगा, वो सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। और आपकी रिस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? आपकी रिस्ट लोकेटेड है आपके सेंटर पे। ओके, तो आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है। सर्कुलर मोशन यानी क्या है? तो मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन एंड द फोर्स व्हिच इज नेसेसरी टू मेंटेन सर्कुलर मोशन एंड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये क्यों जरूरी है कि हमें सर्कुलर मोशन सीखना है या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स सीखना। जैसे कि मैंने मेरे पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो भी डिस्कवरी होती है वो मतलब क्या बोलते हैं, एक दिन में नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड होता है और इसलिए हम बहुत पीछे गए थे, हम कोपरनिकस से देख रहे थे। तो जो न्यूटन, हमने पिछली वीडियो में जो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये बहुत समझना जरूरी है कि न्यूटन ने यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ही क्यों लिया, क्यूब ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, या फिर आर क्यों नहीं लिया खाली। तो जैसा कि हम इसका अभी एक डेरिवेशन सीखते हैं। इफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड द सन must be F is equal to mv square upon r, where m is the mass of planet, v is the speed and r is the distance of the sun। जैसे यहाँ पे जो बच्चा है वो एक स्ट्रिंग को पत्थर नॉट करके वर्ल कर रहा है, सिमिलरली हमारे जो प्लैनेट्स है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो मोशन, उनकी स्पीड कभी चेंज हो रही है क्या? नहीं, इसलिए हम कहते हैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म यानी क्या कि जो वो एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। वहाँ पे स्मॉल m क्या रहता है? मास ऑफ प्लैनेट,
v क्या रहता है, उसकी स्पीड, और r क्या रहता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, सो यहाँ पे हमें अगर f इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर निकलना है तो इसके पहले हमें v निकालना पड़ेगा। तो v क्या है, स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे एक रोटेशन में हमारा जो प्लैनेट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस जितना, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और टाइम पीरियड, टाइम क्या होगा यहाँ पे, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम। तो यहाँ पे हमें सॉरी, यहाँ पे हमें स्पीड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई आर अपॉन टी। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। उसके बाद यही v की वैल्यू हम जो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, उसमें पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर। v क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी, उसका होल स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो हम इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू m इंटू 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो t है उसका भी स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो ये हमें मिल गया। तो इसको हम क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर करते हैं। ओके, हम जो न्यूमरेटर है उसको भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 1, और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की भी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 ही मिलेगा। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे कैसा मिलता है, ये आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू 4 इंटू एम इंटू पाई स्क्वायर इंटू ये जो ऊपर का आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर इंटू आर, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और नीचे हम क्या बोलते हैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। ओके, इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन हमने केप्लस के थर्ड लॉ में देखा था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो सिमिलरली आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k अगेन विच इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो 4 है, 4 की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेगी। उसके बाद में यम की जो वैल्यू है वो तो मास ऑफ प्लैनेट है, वो तो चेंज नहीं वाला, तो वो भी कांस्टेंट है, इंटू पाई स्क्वायर, पाई के अगेन वैल्यू कांस्टेंट है, upon r square into k again which is constant. So here we can say that 4 into m into pi square upon k is equal to constant। और ये पूरे टर्म में से अगर मैं कांस्टेंट निकाल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f is inversely proportional to the r square, f is inversely proportional to the r square। Okay, thus the Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for circular motion, must be inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun। और इसी की यही एक्सप्लेनेशन, यही डेरिवेशन की वजह से जो हमारे आइजैक न्यूटन सर है उन्होंने ऐसा बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, वो कैसा रहेगा, सो वो उसका नेचर कैसा रहेगा, सो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ओके, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उनका जो वेरिएशन ऑफ जी रहता है एट डिफरेंट प्लेसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। टिल देन कीप स्टडिंग।